अब हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। उपयोगिता विश्लेषण के पहले वीडियो में हमने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का उदाहरण लिया था। उसमें हमने देखा था कि जैसे जैसे एक व्यक्ति वस्तु की अधिक इकाइयों का सेवन करता जाता है, उसकी कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती जाती है और यह एक सीमा पर अधिकतम होकर बाद में घटने लगती है। इसी तरह सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है, एक बिंदु पर यह शून्य हो जाती है और बाद में यह ऋणात्मक हो जाती है। तो उसी उदाहरण को ध्यान में रखकर हम आगे चलते हैं कि सीमांत उपयोगिता जो है वो लगातार घटती जाती है। हो सकता है कि कुछ उदाहरणों में, कुछ वस्तुओं के उपभोग में एक सीमा तक बढ़ती हुई सीमांत उपयोगिता मिले, लेकिन अंततः इसका गिरना अनिवार्य है। सीमांत उपयोगिता के गिरने की प्रवृत्ति को हम दो तरह से समझ सकते हैं। कुछ वस्तुओं के उपभोग से सीमांत उपयोगिता बहुत तेज़ी से घटती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि वो एकदम से नीचे गिर जाती है, जबकि अन्य वस्तुओं के लिए वह धीरे धीरे घट सकती है। प्रथम स्थिति में सीमांत उपयोगिता वक्र की आकृति दूसरी स्थिति से भिन्न होगी। उदाहरण के तौर पर हम ये मान लें कि प्रथम स्थिति के लिए हम शरबत के गिलास को लिया हमने, और दूसरी स्थिति के लिए चपातियों के उपभोग को ले सकते हैं। अब यह मानना यहाँ पर आवश्यक है कि एक उपभोक्ता संभवतः शरबत के 2 या 3 गिलास पीते ही तृप्त हो जाएगा, है ना। फिर उसको अगले वाले गिलास से सीमांत उपयोगिता शून्य या घटते हुए मिलने लग जाएगी। लेकिन एक समय में कुल, अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो 10 चपातियाँ खा रहा है, उस व्यक्ति के लिए सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटेगी। इन चित्रों से हम इन दोनों स्थितियों की तुलना कर सकते हैं। अब इस प्रथम चित्र में ए में हम देखते हैं कि हमने शरबत का गिलास लिया है एक्स अक्ष पर और सीमांत उपयोगिता को वाई अक्ष पर लिया है, और हम देख रहे हैं कि इसका सीमांत उपयोगिता वक्र एक लगभग खड़ी रेखा जैसा है, जिसमें सीमांत उपयोगिता शरबत का तीसरा गिलास पर आते ही शून्य हो जाती है। एक्स अक्ष को काट रहा है सीमांत उपयोगिता वक्र, इसका मतलब यह है शून्य हो गया और उसके बाद में ऋणात्मक हो जाता है। और चित्र ब में हम देखें, दूसरे चित्र में, कि सीमांत उपयोगिता का जो वक्र है वह शून्य नहीं हो रहा, यह धीरे धीरे एक्स अक्ष की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एकदम से शून्य की तरफ नहीं जा रहा। इसके जो घटने की प्रवृत्ति है वो प्रथम से बहुत कम है। एक इकाई पर 20, दूसरी इकाई पर 15, तीसरी इकाई पर 10, फिर 7, 8, 7, 6, 5, 4, इस तरह से कम होता होता यह नीचे आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे चपातियों की संख्या बढ़ रही है, सीमांत उपयोगिता वक्र गिर रहा है, लेकिन इसके गिरने की जो गति है वो बहुत कम है। प्रथम वक्र का जो ढाल है वो द्वितीय वक्र से बहुत ज़्यादा है। इस नियम के, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के 2 कारण बतलाए जाते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग ने ये कारण बतलाए हैं। पहला है कि विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं। इसका मतलब है कि एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु पूर्णतया नहीं बदली जा सकती। मतलब इसको हम इस तरह समझें कि चाय और कॉफ़ी एक दूसरे की स्थानापन्न तो हैं, भाई चाय को कॉफ़ी की जगह पिया जा सकता है या कॉफ़ी को चाय की जगह, लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ चाय में ही रुचि रखता है उसके लिए कॉफ़ी पूरी तरह से स्थानापन्न का काम नहीं करेगी, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होगी। वो उसको कॉफ़ी पी के उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छा उसको चाय पी के लगता है। तो जो वस्तुएं हैं वो सब्स्टिट्यूट हो तो सकती हैं, लेकिन वो एब्सोल्युटली एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाने से दूसरे वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है, एक वस्तु को उपभोग को बढ़ाने से उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो घटने लगती है,
क्योंकि दूसरी वस्तु को हम पूरी तरह उसकी जगह सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अब मानो कि ब्रेड और मक्खन के उपभोग में हम ब्रेड की मात्रा को स्थिर रखकर मक्खन की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, तो ऐसी दशा में मक्खन की उत्तरोत्तर अधिक मात्राओं से सीमांत उपयोगिता घटती हुई मिलेगी, क्योंकि डबल रोटी की मात्रा तो स्थिर है। हो सकता है कि एक सीमा के बाद उस पर बटर लगाने के लिए रोटी हमारे पास हो ही ना, तो इस स्थिति में उस बटर की जो उपयोगिता है वो शून्य होगी या ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि उसकी हमारे लिए कोई काम ही नहीं है। तो अतः एक वस्तु दूसरी वस्तु की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती, जिससे एक वस्तु के उपभोग से सीमांत उपयोगिता घटती हुई मात्रा में मिलती है। दूसरा इसका कारण है विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति हो सकती है। जैसा कि प्रारंभ में कहा जा चुका है, हमने कहा है कि एक विशेष आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है, एक समय में एक विशिष्ट आवश्यकता पूर्ण हो सकती है। जैसे कि हम एक सीमा तक नमक खा लें, एक सीमा तक ही नमक खाएं, लेकिन उसके बाद हम अगर और ज़्यादा नमक का उपयोग करेंगे तो हम उसको नहीं खा पाएंगे। एक बिंदु के बाद हमें उसके उपभोग को बंद करना ही होगा। तो प्रत्येक वस्तु के उपभोग के दौरान एक संतृप्ति बिंदु, एक सैचुरेशन पॉइंट, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु जरूर आता है। उस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता जो है वो शून्य हो जाती है। इस नियम के कुछ अपवाद बताए गए हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। पहला, वैसे तो इस नियम के कोई वास्तविक अपवाद नहीं हैं, इस नियम को सार्वभौमिक माना गया है, वास्तविक कोई अपवाद इसका नहीं है। फिर भी कई इल्यूजन्स हम कह सकते हैं, या जो भ्रमपूर्ण जो अपवाद हैं वो हम कह सकते हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। पहला है संगीत का अपवाद। ज़्यादातर ये कहा जाता है कि दूसरी बार या तीसरी बार उसी संगीत को सुनने से हमें पहले की अपेक्षा अधिक उपयोगिता मिलती है, लेकिन हम इसको अपवाद नहीं कह सकते, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन होने से ही हो सकता है, जिसे हमने स्थिर माना है। फिर एक ही संगीत को कई बार सुनने से एक सीमा के बाद ऐसा एक बिंदु ऐसा ज़रूर आएगा कि उस संगीत की उपयोगिता हमारे लिए घट जाएगी। एक सीमा के बाद वो पॉइंट ज़रूर आएगा कि उस एक एक गाने को बार बार सुनने से हम ऊब जाएंगे, है ना, और धीरे धीरे जो पुराना जो संगीत है वो हमें कम अच्छा लगने लगेगा। तो इसे कोई हम वास्तविक अपवाद नहीं कह सकते। दूसरा है इकाई के छोटे होने से संबंधित अपवाद, कि हम इसमें यह मानते हैं कि बहुत अपर्याप्त या बहुत छोटी इकाइयों के उत्तरोत्तर लगातार उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता का बढ़ना भी हम इस नियम का अपवाद नहीं कह सकते, क्योंकि व्यावहारिक रूप से अगर हम देखें तो हम जब उपभोग प्रारंभ करते हैं तो शुरू से ही इकाई ऐसी होनी चाहिए जो एक विशेष आवश्यकता की तीव्रता को कम कर सके। ऐसा नहीं है कि हम रोटी की एक बाइट को हम एक वस्तु की इकाई माने, हमें पूरी एक रोटी को उसकी एक इकाई मानना होगा, ठीक है। तो और उस रोटी की जो साइज़ है, जो आकार है, वो ऐसा होना चाहिए कि उससे कुछ मात्रा में आवश्यकता संतुष्ट हो, तभी हम उसको नियम में मान सकते हैं। अब किसी प्यासे व्यक्ति को अगर एक एक बूंद पानी दें या अंगीठी में हम एक एक कोयला डालें तो उससे सर्दी जाएगी नहीं या प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझेगी नहीं। ऐसे जो उदाहरण हैं वो निरर्थक हैं और ये अपवाद नहीं कहे जा सकते। तीसरा है टिकट के संग्रह से संबंधित अपवाद। ये भी कहा जाता है कि टिकट संग्रहकर्ता जो होता है उसको प्रत्येक अगले टिकट से अधिक उपयोगिता मिलती है, लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं कि वस्तुएं यदि सेम नहीं होंगी तो नियम लागू नहीं होगा। वस्तुओं का सेम होना आवश्यक है, तो जो कोई भी दो टिकट अगर एक जैसी होंगी तो उनकी उपयोगिता एक उपभोक्ता के लिए अवश्य घटेगी। अगर उसको अलग अलग टिकट मिलती है तब तो उपयोगिता उसके लिए बढ़ेगी, लेकिन दो टिकट एक जैसी होगी तब उसके लिए उपयोगिता अवश्य घटेगी। तो ये अपवाद भी झूठा ही कहा जाता है। चौथा है टेलीफोन संबंधी अपवाद। यदि एक व्यक्ति अपने टेलीफोन पर पहले 100 व्यक्तियों से बात कर सकता था और अब शहर में अन्यत्र अधिक टेलीफोन लग जाने से कि मान लो कि वह 200 से बात कर सकता है,
तो उपयोगिता ह्रास नियम जो है ये भंग नहीं होता। नियम तो केवल यह कहता है कि दूसरे टेलीफोन की उपयोगिता पहले से कम होगी। यदि इस व्यक्ति के पास एक टेलीफोन के स्थान पर 2 टेलीफोन की सुविधा हो जाती है तो दूसरे टेलीफोन की उपयोगिता पहले से कम होगी। तो यह अपवाद भी कोई सच्चा अपवाद नहीं कहा जाएगा। 5वां इसका जो अपवाद कहा जाता है वो है कंजूस का दृष्टांत। ये माना जाता है कि कंजूस को अपनी अधिकाधिक मुद्रा से बढ़ती हुई उपयोगिता मिलती है। अब यहाँ पर भी मानसिक स्थिति का सवाल आ जाता है। हमने अर्थशास्त्र के हर नियम में हम यह मानते हैं कि विवेकशील प्राणी होना चाहिए, तो कंजूस को हम विवेकशील प्राणी नहीं कह सकते। यह एक असामान्य दशा है और उसकी जो कंजूस की जो मानसिक दशा है वो सामान्य किस्म की नहीं होती। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस नियम का कोई व्यावहारिक सच्चा अपवाद नहीं है। यह नियम अधिक वैज्ञानिक और अधिक सही रूप में इसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए।